नमस्कार। जय हिंद आप सबको। आज आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि मध्यकालीन भारत से संबंधित टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को बनाइए। तो आज हम लेके आ रहे हैं मध्यकालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण इतिहास खंड को, जिसका नाम है सल्तनत काल। ठीक है, बात करते हैं सल्तनत काल में। बात करते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। तब से सल्तनत शुरू होता है, सल्तनत कालीन व्यवस्था या सल्तनत कालीन काल को। ठीक है, तो सल्तनत काल में जो पहला वंश था वो गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था और अपनी राजधानी लाहौर रखा। ठीक है, एक है बंदगा शब्द। तो गुलामों को फारसी में बंदगा कहा गया। इसे संबंधित है मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान में एक निवासी थे। ठीक है, वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। उनमें से एक था चंगेज खां। चंगेज खां का उपनाम तैमुचीन था, याद रखिएगा। ये कई बार पूछ लिया गया कि बंदगा का क्या अर्थ होता है। तो बंदगा बंदगा एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है गुलाम, है ना। तो जो सैनिक सेवा के लिए खरीदे जाते हैं उनको बंदगा कहा जाता है। बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव को पूरा किया। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तब यह कितने मंजिल का था? तब यह एक ही मंजिल का था। फिर बाद में एक क्वेश्चन आ गया कि कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने किया, तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इल्तुतमिश को मदरसा शैली का जनक, मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। चांदी के सिक्के को टका कहा और तांबे के सिक्के को जितल कहा था। इल्तुतमिश ने ही तुर्क के चहलगामी दल की स्थापना किया था, जो 40 गुलाम सरदारों का दल था। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, जिसमें चांदी के सिक्के को टाका कहा गया और तांबे के सिक्के को जितल कहा गया। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उसने कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश की स्थापना करता है, अपनी राजधानी लाहौर रखता है। ठीक है, उसके बाद से राजधानी लाहौर से दिल्ली लाने वाला संस्थापक हुआ इल्तुतमिश, इसीलिए उसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा गया। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विकास हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया इल्तुतमिश ने, इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया इल्तुतमिश को। तो अब बात करते हैं कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार का नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तब ये एक मंजिले था। फिर कुतुब मीनार को पूरा किया। क्वेश्चन भी आ गया कि कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराने वाला शासक इनमें से कौन है? सबसे पहले ऑप्शन पे कुतुबुद्दीन ऐबक था। जी नहीं, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और जो एक मंजिला था, फिर इल्तुतमिश ने उस पर 3 मंजिल बनाया था। तब हो गया 4 मंजिल। ठीक है, फिर आगे चलकर उस पर एक आकाशीय बिजली गिर जाने से चौथी मंजिल जो होती है वो ढह जाती है। फिर फिरोज शाह तुगलक उस पर 2 मंजिल बनवा देता है और वर्तमान में कुतुब मीनार में 4 मंजिल है और उसके छज्जी पर जो बाहर छज्जा निकले हुए हैं उस पर अरबी भाषा में ही लेख लिखे हुए हैं। और अरबी भाषा ही याद रखिए कि मिसल, आपको याद होगा सुकरचकिया मिसल, राणा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। तो मिसल भी क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द है। और देवदूत जिब्रीलियल ने हजरत मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में ही कुरान गिफ्ट किया था। कुरान जो है मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे, ये प्राचीन इतिहास का कहीं पार्ट है। तो आज हम डील कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के उस इतिहास खंड को जिसमें सल्तनत काल में सबको अपना अपना सत्ता संभालने का होड़ लगा।
सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया और उसने कुतुब मीनार की नींव डाली। अपना राजधानी कहाँ रखा? लाहौर रखा। और याद रखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। अजमेर का ढाई दिन झोपड़ा जो एक मस्जिद है, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। तो आप बताइएगा कि वर्तमान में जो ढाई दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में है, उससे पहले एक संस्कृत विद्यालय था। लो मैंने ही बता दिया कि पहले वो संस्कृत विद्यालय था। इसकी स्थापना विग्रह राज चतुर्थ ने किया था, याद रखिएगा। जैसे आपको पूछिए कि राजगीर का स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने हर एक वंश का संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने ही राजगीर की स्थापना किया, उसे अपना राजधानी बनाया और सर्वप्रथम अंग महाजनपद को, जिसकी राजधानी चंपा थी, अंग महाजनपद को सर्वप्रथम मगध में मिलाने वाला शासक बिंबिसार हुआ। बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला पहला शासक हुआ बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के दरबार में ही उस समय का सबसे बड़ा चिकित्सक रहता था जीवक। ठीक है, बिंबिसार ने राजा प्रज्ञोत जो पांडु रोग से ग्रसित थे उसकी सेवा में अपना राजवैद्य जीवक को भेज दिया था। उसी समय महात्मा बुद्ध जब बीमार पड़े थे तो बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेज दिया था उनके उपचार के लिए। जब राजा प्रज्ञोत जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश जहां पड़ता है, वहां के राजा थे राजा प्रज्ञोत जो पांडु रोग से ग्रसित थे, उसमें बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेज दिया था। इस पर राजा प्रज्ञोत खुश होकर अपना राज स्वेच्छा से बिंबिसार मगध में मिला लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी इतिहास रहा है हमारा। एक है जीवक और चरक। जीवक रहते थे बिंबिसार के दरबार में, चरक रहते थे कनिष्क के दरबार में। कनिष्क उन्होंने चरक संहिता लिखा था। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे प्राचीन इतिहास में। ठीक है, तो अभी जीवक कई बार कंफ्यूज करेगा कि जीवक किसके दरबार में रहते थे, तो बिंबिसार के दरबार में। चरक रहते थे जिन्होंने चरक संहिता लिखा, वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। और कनिष्क के दरबार में ही रहते थे आपका नागार्जुन। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र की रचना किया। ऐसा क्वेश्चन आया कि माध्यमिक सूत्र किसकी रचना है, तो नागार्जुन का रचना है, जिसमें प्रथम बार सापेक्षता का सिद्धांत दिया। इसलिए भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को, भारत का शेक्सपियर कालिदास को, भारत का मैकियावेली चाणक्य को, भारत नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को। नागार्जुन जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ कनिष्क। कनिष्क ने ही शक संवत चलाया था, 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय संवत है। कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगति हुआ था। कनिष्क के दरबार में ही अश्वघोष है ना, वसुमित्र रहते थे, जो चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्षता किया था। वसुमित्र ने ही बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहे जाने वाली ग्रंथ की रचना किया, जिसे कहा गया महाविभास। एक है भाष्य, तो भाष्य की रचना किया था पुष्यमित्र शुंग के जो राजकवि थे पतंजलि, उन्होंने भाष्य की रचना किया। भाष्य में जो है क्या है कि शुंग वंश के राजाओं का विवरण मिलता है। लेकिन एक है महाविभास। महाविभास को ही अन्य शब्दों में बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहते हैं, और इसकी रचना किया था वसुमित्र ने। और बौद्धों का रामायण कहे जाने वाली पुस्तक का नाम है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम की रचना किया था अश्वघोष ने। एक है आपका रामचरितमानस, इसकी रचना किया था तुलसीदास ने, यह भली बात आप जानते ही होंगे। तो उन्हीं के दरबार में रहते थे नागार्जुन। नागार्जुन ने रचना किया माध्यमिक सूत्र का, और इसी माध्यमिक सूत्र में पहली बार सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसलिए भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं, और भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहते हैं, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। तो ये चीजें अगर याद रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे काम देंगे। अब बात करते हैं सल्तनत कालीन व्यवस्था पे। तो सल्तनत कालीन व्यवस्था का शुरुआत होता है गुलाम वंश से। मैंने बताया इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं 1206 ईस्वी में, और कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी लाहौर रखता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की रचना किया और दिल्ली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण करवाया। और 2.5 दिन झोपड़ा जो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो एक मस्जिद है, इससे पहले वहां पे एक संस्कृत विद्यालय था, उसकी स्थापना विग्रह राज चतुर्थ ने किया था।
ठीक है। जैसे राजगीर की स्थापना बिंबिसार ने किया, दिल्ली की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने किया था, अजमेर की स्थापना अजय राज द्वितीय ने किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। याद रखिएगा कि पाटलीग्राम अलग है, पाटलिपुत्र अलग है। आपको आप देखिएगा कि जब हर्यक वंश का शासन चल रहा था, हर्यक वंश की स्थापना किया बिंबिसार ने। बिंबिसार प्रथम शासक हुआ जिसने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया और सर्वाधिक भारतीय साम्राज्य का विस्तार किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और भारत के इतिहास को विश्व के इतिहास के दृष्टिपटल पर रखा सम्राट अशोक ने। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, उनका पुत्र हुआ अजातशत्रु, उनका पुत्र हुआ उदयन, जिसने पाटलिपुत्रा जो है पाटलिपुत्रा पटना का पुराना नाम है, वो गंगा और सोन नदी के संगम पर अवस्थित है। गंडक नहीं मार दीजिएगा, गंडक जो है सोनपुर में पड़ता अलग है। तो अभी जो वर्तमान में पटना है वो गंगा और सोन नदी के संगम पर अवस्थित है। इसकी स्थापना उदयन ने किया था, जो अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है। अब बात करते हैं, फिर से लौटते हैं यहाँ पे सल्तनत कालीन व्यवस्था पे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स के नाम से भी कहा गया, क्योंकि लाखों का दान देने वाला, अक्सर बहुत ज्यादा मात्रा में दान देता था, इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि लाख वक्स किसका उपनाम है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक सेनाधिकारी था जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की विध्वंस करने में पहला जो विध्वंसक हुआ वही कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था, बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था। और याद रखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कुमारगुप्त। गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना किया था श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ घटोत्कच। घटोत्कच का उत्तराधिकारी हुआ आपका गुप्त वंश का जो स्थापना किया श्रीगुप्त, उसमें आपका गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए चंद्रगुप्त प्रथम, जिसको महाराजा धीराज की उपाधि दिया गया। और चंद्रगुप्त उसके बाद सबसे जो 16वां विक्रमादित्य हुए थे, अब तक जो है 14 विक्रमादित्य हुए, उसमें सबसे विख्यात हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्हीं के दरबार में कालिदास रहते थे। ठीक है। तो उन्हीं का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। उनका उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय ही हुन आक्रमण होता है। स्कंदगुप्त का जो गवर्नर था पंदत था, जो स्कंदगुप्त ने पंदत को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। और स्कंदगुप्त ने ही गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था। सुदर्शन झील का विवरण मिलता है रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख जो है विशुद्ध संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। ठीक है, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, या सुदर्शन झील का विवरण मिलता है। अब बात करते हैं कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक हुआ बख्तियार खिलजी। उसका मकबरा है बिहार शरीफ में अवस्थित है। और ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौगान घोड़ा वाला खेल होता है, खेलते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उसे लाहौर में दफनाया गया। उसका उत्तराधिकारी हुआ आराम शाह। आराम शाह कुल 8 महीने तक शासन करता है। उसको इल्तुतमिश मार करके फिर अपना गद्दी को संभालता है। तो जो इल्तुतमिश था वो आपका इसलिए गुलाम का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। ठीक है। ऐबक की मृत्यु के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, वह उस समय बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को ही मकबरा शैली का जनक कहा गया, मदरसा शैली का जनक कहा गया इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश जो है क्या सबसे पहले क्या करता है, अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाता है। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफे से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। याद रखिए, सुल्तान पद को सर्वप्रथम धारण किया था मोहम्मद गजनी ने, और सुल्तान पद की संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला शासक हुआ इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। और
जो इल्तुतमिश के समय ही चंगेज खां भारत के सीमा पर देखा जाता है, और चंगेज खां के डर से जलालुद्दीन बर्नी, ठीक है, चंगेज खां के डर से जलालुद्दीन बर्नी जो है उसको इल्तुतमिश अपने यहां शरण नहीं देता है। चंगेज खां एक मंगोल आक्रमणकारी था, ठीक है। अब बात करते हैं इल्तुतमिश का, उस मृत्यु के बाद उसका बेटा बनता है रुक्मिनुद्दीन फिरोज। रुक्मिनुद्दीन फिरोज के अल्प आयु कारण यानी छोटे होने के कारण उसकी मां शाह तुर्कान सत्ता पर छाई रहती है। फिर उसको हटा करके जो दिल्ली के अमीर तुर्क होते हैं, रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी, प्रथम महिला शासक हुई रजिया सुल्तान। तो दिल्ली के दिल्ली के तुर्कों ने रजिया सुल्तान को वहां की शासिका बनाते हैं। फिर वो रजिया सुल्तान की सबसे बड़ी जो गलती माना गया वो महिला, एक तरह से महिला थी, गलती नहीं कह सकते इसको, कहे कि सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा है उनका रजिया सुल्तान का कि एक महिला शासिका थी, इसलिए बहुत दिन तक शासन नहीं कर सके, एक रीजन बनता है। फिर वो रजिया क्या करती है कि अपने शासन में या अपने मंत्रिमंडल में गैर तुर्क अमीरों को शामिल करती है, इसीलिए जो दिल्ली के जो तुर्क लोग होते हैं उनको फिर सत्ता से हटा देते हैं। तो ये बात था आपका, बात करना है सल्तनत कालीन व्यवस्था का। फिर आगे भी और इस चीज को बढ़ाएंगे। बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो में। हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का, इससे और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी टाइम टू टाइम आपको वीडियो पे बताते रहेंगे। इसको सुन के बताइए कैसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।